नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज का जो हमें एक्सपीरियंस शुक्र महादशा से संबंधित भेजा है, वो भेजा है इकबाल सिंह जी ने कपूरथला पंजाब से। और शुक्र की महादशा में उन्होंने कैसे उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है यकायक, होपफुली आपने केतु महादशा से संबंधित काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि कैसे व्यक्ति का जो एक बुध की दशा में अच्छा खासा, चाहे व्यापार की दृष्टि से रिश्तों के संबंध में अच्छा जीवन चल रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक ठहराव या एक अलगाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, स्पेशली केतु की दशा में। और बहुत ही ऐसे रियर लोग होते हैं जिनकी केतु की दशा में अच्छा उनको फल देखने को मिलता है। संभवतः उनके पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए कर्मों का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप उनको केतु की दशा में बहुत ज़्यादा व्यथा नहीं झेलनी पड़ी, जिसके कारण उनका जो है भविष्य एक तरह से सुखद ही बना रहता है इस पीरियड के दौरान भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, जितने भी केसेस आपने आज तक देखे हैं, मेरे पास भी बहुत रेयर ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जिनमें ये देखने को मिलता है कि चाहे उनका केतु चल रहा है लेकिन फिर भी उनको कोई ऐसे अशुभ परिणाम देखने को ना मिले। बोलने का मतलब है कि साधारणतया जो है परिणाम उतने शुभ देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे इकबाल सिंह जी ने जो अपनी जीवन के पन्नों में से एक अंश निकाल के हमें जो भेजा है शुक्र और केतु महादशा से संबंधित, उससे संबंधित ही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और ऐसे लोगों के साथ जिनके जीवन में केतु या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं या शुक्र की दशा चल भी रही है लेकिन फिर भी संबंधित जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि केतु की दशा से निकलने के पश्चात साल या 2 साल में अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, वैसा यदि परिणाम उनको देखने को नहीं मिला है तो वो पेशेंस या एक अभी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि देखिए दिन जो हैं वो हर किसी के बदलते हैं और शुक्र, जैसे मैं हर बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ, नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाने वाले शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो आपको देने की बात करते हैं, साधारणतया लेने की बात नहीं करते जब तक कि आपके कर्मों में बहुत ज़्यादा व्यवधान या असमंजस की स्थितियाँ ना हों। यदि कर्म ही देखिए अच्छे ना होंगे तो कहाँ से ग्रह जो हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं इकबाल सिंह के एक्सपीरियंस की। देखिए इकबाल सिंह जो हैं वो कपूरथला में रहते हैं। ये लिखते हैं कि रेलवे कॉलोनी में ही हमारा जो रिहाइश थी, मकान था, और पिता जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं थे लेकिन गवर्नमेंट जॉब से संबंधित लोगों के साथ उनका उठना बैठना भी था। और दस्तावेजों से संबंधित, यानी कि जैसे स्टैम्प पेपर हो गए या कोर्ट कचहरी में बिकने वाले जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, उनकी वो बिक्री किया करते थे। दैनिक जो खर्चा था वो इजीली पिता के जब रहते हुए बहुत इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हालांकि ये घर परिवार में बड़े थे, 2 भाई थे ये, और जो दूसरे भाई थे वो इनकी ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, साल 1.5 साल का ही डिफरेंस था, लेकिन एक जैसे बड़े भाई का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उस तरह से इनको घर परिवार में भी एक तरजीह या तवज्जो दी जाती थी। पिता जो हैं वो संघर्षशील रहे जीवन में, जब तक परिवार के साथ रहे, और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि परिवार को छोड़कर उन्हें दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ा। जहां पे 4 पैसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती थी, वहीं उस स्थान पे वो चले जाया करते थे, इस उम्मीद में कि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। साथ ही साथ वो धार्मिक गतिविधियों, क्योंकि सिख परिवार से होने के कारण धार्मिक गतिविधियों में भी उनका बहुत ज़्यादा रुझान और पूर्णतः गुरु के प्रति ये समर्पित थे। सुबह सवेरे अपने पिता को, ये गुरुद्वारा पास में होता था तो वहाँ पे ये गुरुद्वारे में जाते थे और गुरबानी का पाठ और जो प्रारंभिक यानी कि जो शुरू करते थे वहाँ पे पाठ, वो इनके पिताजी ही किया करते थे। कई वर्षों से उनकी ये रूटीन चल रही थी, यानी कि जो सुबह का समय वो भगवान के, गुरु के निमित्त, और उसके पश्चात दैनिक दिनचर्या अपने परिवार के निमित्त ही रखा करते थे। कोई साधारणतः उनको कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आज तक मुझे ये ग्लानि की अनुभूति होती है कि शायद जो भी मेरे पिता के साथ हुआ, कहीं ना कहीं वो मेरी केतु महादशा के कारण ही हुआ। अच्छे खासे अच्छी सेहत के मालिक मेरे पिताजी थे, लेकिन सडनली उन्हें ऐसा हार्ट से संबंधित कुछ समस्या हुई, जिसका हमने कई जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल थे वहाँ पे उनकी चिकित्सा भी करवाई गई, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। और जब सेकंड उन्हें हार्ट अटैक आया तो उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भी जब हुई तो उस दौरान ये मैरिड, यानी कि शादी हो चुकी थी इनकी,
और 2 बच्चे भी इनके उस दौरान थे। तो बोलने का मतलब है कि जब पिता का साया उनके सर पर था तब तक तो अपने घर परिवार को चलाने की भी कोई इनकी दिक्कत नहीं हुई। हालाँकि उस दौरान ये दुकान का, शॉप का कार्य किया करते थे, स्टेशनरी का ये कार्य किया करते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति ही ऐसी थी कि इससे ज़्यादा ना तो कुछ वो रख सकते थे और ना कोई बड़ा व्यापार कर सकते थे। लेकिन पिता के थ्रू जो भी आमदनी हुआ करती थी, या जैसे लाइफ का उनका जो एक्सपीरियंस था, जिसके बेसिस पर उनका जो अपने जो एक कस्बे में नाम बन गया था, तो इनको कोई भी आर्थिक समस्या उस दौरान हुई नहीं। लेकिन देखते हैं कि केतु महादशा के दौरान पिता का जाना सबसे बड़ा मेरे लिए आघात था। और सहानुभूति दिखाने वाले, चाहे नाते रिश्तेदार हों या गली मोहल्ले के लोग हों, वो काफ़ी आए, लेकिन आर्थिक रूप से हम किसी की ना तो एक तरह से अपेक्षा कर सकते थे और ना ही हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा था, तो उस दौरान करते भी क्या। घर की हालत ऐसी थी कि ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, बोलने का मतलब कि नीदर गुड नीदर बैड वाली सिचुएशन थी। और लेकिन फिर भी एक रेनोवेशन बोलें या एक मुरम्मत की जिसे बोला जाता है ज़रूरत, वो घर में थी। तकरीबन 9 साल हो चुके थे, घर में पेंट वगैरह नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी ही मैं मानूँगा अभी के लिहाज से, जो मेरी परिस्थितियाँ केतु की इनिशियल फ़ेज़ में चलने लगी थी। अभी मुझे पता नहीं था, ना हम कभी कुंडली के चक्कर में पड़े और ना हमने कभी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली जो है दिखाई। इस दौरान जो छोटे भाई हैं, नेचुरल सी बात थी कि जब पिता का देहांत हुआ तो वो भी साथ में रहने के लिए आ गया, अदरवाइज़ वो किसी दूसरे शहर में जॉब किया करते थे। और साथ में आ जाते हैं, वो भी उनकी भी मैरिज हो चुकी थी, लेकिन कुछ जैसे अनबन की स्थितियां बड़े भाई के साथ थी, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं थी कि घर परिवार में दरार वाली कोई बात हो। ऐसी स्थितियां हो गई और एक तरह से लिखते हैं कि जैसे मुझे ऐसा खुद फील हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पिता का जो पूरा का पूरा बोझ है वो मेरे ऊपर आ गया है। माता जी मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने परिस्थितियों को काबू करने की कोशिश की। और जैसे ही मुझे कोई मौका मिलता, नई अपॉर्चुनिटी का, कोई कस्बे में कोई भी किसी भी तरह की कोई सर्विस देनी होती, किसी भी तरह का कोई काम होता, मैं उसमें पूर्णतः इन्वॉल्व हो जाया करता था। लेकिन फिर भी हालात ऐसे बन रहे थे कि खुद के 2 बच्चों का और इसके अलावा पिताजी की कोई पेंशन या सरकारी नौकरी ना होने के कारण कोई पेंशन की सुविधा भी नहीं थी। तो घर में जो आर्थिक स्थिति एक तरह से हमारे लिहाज से या मेरे लिहाज से अच्छी थी, वो कहीं न कहीं निम्न ही होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना, जैसे सभी लोग राजनीति के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं भी कहीं न कहीं राजनीति के साथ जुड़ जाऊँ। लोकल एमएलए के साथ मैंने संपर्क साधा और उन्हीं की पार्टी का मैंने प्रचार शुरू कर दिया। तकरीबन 5 साल तक मैं उनकी पार्टी के साथ जुड़ा रहा और जब इलेक्शन का समय आया तब भी मुझे काफ़ी तवज्जो दी गई, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं लोग उनके साथ नहीं जुड़े हुए थे। और जिस मोहल्ले में मेरा रिहाइश थी यानी कि निवास था, वहाँ भी ज़्यादा लोग जो थे, वहाँ से भी ज़्यादा लोग दूसरी पार्टी को ही फेवर किया करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने अपने जो लोकल एमएलए थे उनका साथ दिया। उनसे कार्य लेने के समय उनको ज़्यादा सहायता नहीं मिली। और ये लिखते हैं कि इन्होंने बार-बार उनको कहा कि किसी भी सरकारी नौकरी में उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं की। और निकलते-निकलते 5 साल का समय भी निकल गया, लेकिन सिवाय एक मुझे जो एक पार्षद की उपाधि वो दी गई, और इसके अलावा जिसमें कुछ रुपए महीने के इनको मिला करते थे। और इसके अलावा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण मेरा स्वयं का जो स्टेशनरी का जो इनकी बुक शॉप थी, उसमें भी कार्य एक डिस्टरबेंस आ जाती थी। बच्चे अभी तक छोटे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे तैसे करके गुज़र बसर चल रही थी। केतु की महादशा, मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि किस फेस में चल रही थी, कौन से ग्रहों की स्थिति थी, लेकिन पिताजी का ऑलरेडी देहांत हो चुका था। इसके पश्चात आर्थिक स्थितियाँ और बिगड़ी और बच्चे ने ये डिमांड की कि मैं जो है मेडिकल ही पढ़ूँगा। 11th में उसे सरकारी स्कूल में ही मैंने एडमिशन दिला दी। यही सोचकर मैंने ये अरदास की कि यदि कुछ बनना होगा तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के बन ही जाएगा। और मेरी जो बेटी है वो अभी 7th क्लास में पढ़ रही थी। तो कहीं न कहीं मुझे उसका भी एक
हौसला था कि अभी बच्ची छोटी है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन मस्तिष्क में ये बोझ भी था कि कल को इसने भी बड़े होना है, या इसकी शादी भी करनी है। इस तरह से समय निकलता गया, लेकिन अचानक मेरी माताजी की भी तबीयत खराब हुई और मुझे पता चलता है कि उनको भी कैंसर हो गया है। घर में पैसे नहीं, उतनी आमदनी नहीं, ऊपर से उनको कैंसर हो गया। लेकिन बड़े बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे भाई जो हैं, छोटा भाई, वो अपनी वाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर दूसरे शहर में चला गया और उसने इस दौरान कोई भी मेरी हेल्प नहीं की। और मैंने जो है नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मैं लेके गया। कई बार मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहाँ पे मुझे एक सहारे की आवश्यकता थी, लेकिन ना घर में से और ना ही किसी दोस्त या मित्र ने मेरी इस दौरान हेल्प की। हाँ, एक मित्र ज़रूर थे जिन्होंने मेरे को अपनी गाड़ी दे दी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ किराए की गाड़ी से मेडिकल कॉलेज तक माता के इलाज के लिए जाना खुद का बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। तो वो ये हेल्प की उन्होंने कि यानी कि उनको गाड़ी दे दी कि पेट्रोल आप डलवा लीजिएगा और बाकी जो है खुद ले जाएं उसको। जानते हैं कि कैंसर में कई तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको किया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में, और इनके भी माताजी के वो टेस्ट चल रहे थे इस दौरान। तो लिखते हैं कि मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था। कभी मैंने जीवन में अपनी माँ से झूठ नहीं बोला था, लेकिन इस दौरान मुझे जब भी वो पूछती थी कि डॉक्टर ने क्या बताया, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब भी वो पूछती थी कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो मैं यही कहा करता था कि कुछ सीरियस नहीं है, बस कुछ मेडिसिन दी है और बोला है कि ये आपको खानी पड़ेंगी तकरीबन 6-7 महीने तक। इसी तरह से उनके कई तरह के कष्टदायक टेस्ट तक भी मैंने करवा दिए। मुझे आज भी याद है, जब एक कैंसर से रिलेटेड एक टेस्ट था, उसके जब डोर पे हम लोग जा रहे थे, उन्होंने वो एंट्रेंस पे वो जो टेस्ट का नाम था वो पढ़ा, तो उन्होंने बोला ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि ये कुछ नहीं, ये खाली पेट का एक्सरे होना है आपका, इसलिए आपको लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के जाने कितने ही मैंने झूठ इस दौरान बोले। बहरहाल परिस्थितियां अभी भी वैसी ही चल रही थी, जैसे तैसे करके मैं गुज़र बसर कर रहा था। और सभी जो पास पड़ोस के लोग थे उन्हें पता था कि इकबाल सिंह इस समय किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। और मुझे डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था, हालांकि डॉक्टर से भी मेरी, क्योंकि इस दौरान परिस्थितियां और माहौल ही ऐसा होता है, मेरी 2-3 बार डॉक्टर से बहस भी हो गई। क्योंकि कई बार डॉक्टर ये बोल दिया करते थे कि माताजी के लिए खून का अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो मना कर देते थे, जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता था और गुस्सा भी बहुत आता था। तो ये परिस्थितियाँ चल रही थी। इस दौरान मुझे किसी ने ये गाइड किया कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएं। मैंने अपने ही शहर में जो एक मशहूर ज्योतिषी थे उनको मैंने अपना चार्ट दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आपके जो केतु हैं वो अंतिम फेज़ यानी कि लास्ट फेज़ में चल रहे हैं। और ये सारी परिस्थितियाँ, यानी कि पिता का जाना, आर्थिक स्थिति का निमन होना, या जितनी भी परिस्थितियों को मैं झेल रहा था, वो सारा केतु महादशा के दौरान ही हो रहा था। तो यही देखते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी अधिकांश समय निकल चुका है और आगे परिस्थितियां सही होंगी। लेकिन परिस्थितियां सही ना हुई और तकरीबन 17 दिन के पश्चात मेरी माता का देहांत भी हो गया। यानी कि केतु महादशा में मेरे माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। परिस्थितियां और बिगड़ी, सरकार का परिवर्तन हो चुका था, लोकल एमएलए की कोई सपोर्ट नहीं थी, जिनकी मैंने 5 साल खूब सेवा की थी, खूब प्रचार प्रसार किया था, बल्कि जो अपोजिट पार्टी के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं मेरे दुश्मन बन बैठे थे। जो स्टेशनरी की मेरी शॉप थी उसमें नित्य नए एक अड़ंगे डालने का कार्य, नए जो एमएलए आए थे, और एमएलए कम और उनके जो चाटुकार थे वो ज़्यादा अड़ंगे डालने का प्रयास कर रहे थे। कभी नाली को लेकर, कभी बाहर जो सामान रखा होता था उसको लेकर, वो कोई ना कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न करते थे जिससे मैं डिस्टर्ब रहूं, जिससे मैं परेशान रहूं। इस दौरान जब केतु की दशा का अंत हुआ, दशा संधि का भी अंत हुआ, तो मेरे एक मित्र मेरे जीवन में आते हैं। ये नहीं है कि केतु दशा से पहले वो नहीं थे या केतु दशा के दौरान उनसे मेरा कोई संपर्क या संबंध नहीं था, परंतु उस दौरान मुझे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मेरा समय बदलेगा या मेरे साथ ऐसी स्थितियां होंगी कि वही मेरे लिए एक मसीहा बनकर जीवन में आएंगे।
तो क्योंकि उस दौरान जब मेरी केतु दशा चल रही थी और माता-पिता का मेरे जीवन से जाना हुआ, तो उस दौरान वो भी अपने बेटे को ब्लड कैंसर से लेकर जूझ रहे थे। तो इस दौरान आप समझ सकते हैं कि किसी को कहा भी नहीं जा सकता कि आप जो है मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन जैसे ही उनके बेटे की स्थितियाँ सही हुई, उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ, उनके बेटे को स्वास्थ्य लाभ हुआ, तो उस दौरान वो मेरे जीवन में फिर से आए। उन्होंने मेरी परिस्थितियाँ, घर की स्थिति को देखते हुए कहा कि क्यों ना तुम मेरे साथ राजस्थान चल पड़ो। वो राजस्थान से थे। तो राजस्थान बहुत दूर है, लेकिन घर परिवार की ऐसी स्थितियाँ कि अपनी वाइफ़ को या घर में अकेली कई ऐसी स्थितियाँ आप समझ सकते हैं कि घर में छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जो एक मेन मार्केट में जो इन्होंने शॉप ले रखी थी, वो भी बहुत रेयरली मिलती है यदि व्यक्ति एक एक बार छोड़ देता है। और अच्छे दामों पे और अच्छे रिलेशंस थे उन लोगों के साथ जिनसे इन्होंने रेंट पे शॉप ले रखी थी। लेकिन फिर भी अपने किसी विश्वास पात्र को वहाँ पर छोड़कर ये राजस्थान चले जाते हैं। और जो इनके मित्र थे, जो स्वयं भी अपने बेटे के ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, जब उनको स्वास्थ्य लाभ भी हुआ, मित्रों का मेल होता है और अभी इनकी शुक्र की दशा का फेस जो है वो शुरू हो गया। तो उन्होंने इनको 3 ऑप्शन दी कि मेरी यहाँ पे लैंड बहुत है, या तो आप खेती बाड़ी कर लीजिए, मैं आपको जो भी मासिक एक तरह से सैलरी होती है हेल्प के तौर पर दिया करूँगा, या उनका गोल्ड स्मिथ का यानी कि सुनयारे जो होते हैं उनका कार्य था, वो आप सीख सकते हैं, ये दूसरा कार्य। और तीसरा जो है, इन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी थी जो टेक्निकल सुविधाएं भी प्रोवाइड या कुछ सर्विसेज देते थे। तो इन्होंने ये कहा कि मैं खेती बाड़ी और जो गोल्ड स्मिथ वाला कार्य यानी ये 2 कार्य मैं कर सकता हूँ। और सर्विसेज से रिलेटेड जो ये प्रोवाइड करती थी इनकी कंपनी, उसमें इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अभी ये वहाँ पे चले गए और वहाँ पर इन्होंने जो एग्रीकल्चर का कार्य बहुत ही निष्ठा से किया। और मित्र होने के कारण संभवतः इनकी सैलरी और समय भी अच्छा आ जाता है, तो ऐसे संयोग भी बन ही जाते हैं। इनके जो बड़े बेटे थे, यानी कि बेटी जैसे मैंने पहले बताया 7th में और बेटे ने 12th कर ली। इस दौरान के बड़े बेटे ने जो है 12th कर ली और ये कहा कि मुझे रेडियोलॉजी में आगे कोर्सेज़ करने हैं, उनका इंटरेस्ट था इसमें। तो लेकिन उसके जो कोर्सेज़ के लिए फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इस दौरान अपने मित्र से भी बात की और उन्होंने भी ये आश्वासन दिलाया कि समय समय पर जब भी एडमिशन या शिक्षा के लिए संबंधित राशि की आवश्यकता होगी वो हेल्प ज़रूर करेंगे। इस दौरान इन्होंने बहुत ही निष्ठा से जो गोल्ड का कार्य होता है, जो नगों से संबंधित जानकारी होती है, वो भी ली। और आप जानते हैं कि अच्छी वहाँ पे मार्केट है राजस्थान में, तो स्वयं का एक ऐसा कार्य शुरू किया कि वहाँ से जो स्टोन्स होते हैं उनको सस्ते दामों पर लाकर अपने जो कस्बा है जहाँ पे इनका आना तकरीबन 3 से 4 महीने के पश्चात ही हुआ करता था, वहाँ पे देना शुरू किया। तो जीवन में कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि सेल्समैनशिप तो आप बोल सकते हैं कि बेचने की कला या बेचने का कार्य तो इन्होंने अपनी शॉप में भी किया था। लेकिन वहाँ से जो एक इनका एक संपर्क बना, जहाँ से इन्होंने जो नग होते हैं, स्टोन होते हैं, वो वहाँ से लाकर किसी को, और जो शुरुआत हुई थी वो भी किसी ने इनके कस्बे में मंगवाया था जो स्टोन। और वो बहुत ही इनको लगा कि बहुत ही चीप रेट से सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल रहा है, तो क्यों ना कर यही कार्य किया जाए। और आज इनके हालात ऐसे परिवर्तित हुए हैं, शुक्र की दशा चलते हुए तकरीबन इनके 5 साल हो गए हैं। और अभी ऐसी स्थिति है कि घर में ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। बेटा जो है वो तकरीबन लास्ट ईयर में है, रेडियोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है उसमें। इसके अलावा घर में रेनोवेशन या नई कंस्ट्रक्शन भी की गई है और अच्छा नाम अपने कस्बे में हो गया है। अभी भी ये राजस्थान में ही कार्यरत हैं। अपने जो मित्र हैं उनको अपने भाई से बढ़कर ये सम्मान भी देते हैं और उनके साथ इनके अच्छे रिलेशन भी हैं। तो इसके अलावा इन्होंने जब ये स्टोन्स का कार्य शुरू किया, तब भी इन्होंने दूर दूर तक ये सोचा नहीं था कि पिता जो हैं वो जो पेपर वर्क होता है उससे रिलेटेड कार्य जीवन में करते रहे। माता हाउसवाइफ थी और भाई के साथ, भाई नाम के ही थे, मतलब उतनी ज़्यादा हेल्प किसी भी तरीके से मिल ना पाई। जो एमएलए थे उनसे भी सपोर्ट ना मिली इस दौरान। और आज की डेट में ये अपने पैरों पर एक तरह से बोल सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये सेटल हो चुके हैं।
अपने जो कस्बा है उसमें अच्छा नाम बन चुका है। अभी रिसेंटली इन्होंने कपूरथला में भी अपने जो है नाम से एक शोरूम भी खोला है, जहाँ पे इनकी वाइफ और इनके जो साले हैं वो बैठते हैं और वो वहाँ का कार्यभार देखते हैं। और एक वाइफ और जो एक विश्वास पात्र जिनको इन्होंने अपनी शॉप उस दौरान दी थी जब ये राजस्थान चले गए थे, तो ये 3 लोग यहाँ पे बैठते हैं और ये जो है हर हफ्ते इनका आना जाना होता है। संबंधित जो भी जिस भी स्टोन की आवश्यकता होती है, तो पूरी की पूरी मार्केट इन्होंने लगभग एक तरह से कैप्चर कर ली है। और पारिवारिक हालात इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनके बदले हैं कि अभी ये जो इन्होंने मेरे को फ़ोन पे बताया था कि अपने बेटे को ये बाहर भेजने की सोच रहे हैं कि कनाडा। तो आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऐसे हालात हों कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता हो या अच्छा पेंट भी ना हुआ हो या आर्थिक स्थितियां केतु की दशा में बदली हों, तो शुक्र जैसे प्लेनेट जो हैं वो क्या नहीं दे सकते, आप खुद समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इकबाल सिंह जी के ग्रहों की स्थिति के विषय में। देखिए, इनकी कुंभ लगन की कुंडली है और 3rd हाउस में इनके केतु विराजित हैं, 4th हाउस में इनके सूर्य और विराजित हैं, शुक्र इनके पंचम स्थान में हैं, चंद्र इनके षष्ठेष्ठ होकर बैठे हैं, गुरु और मंगल की द्विग्रह युति इनके सप्तमेश है और राहु इनके 9th हाउस में विराजित हैं, शनि इनके लाभ भाव में स्थित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। तो दोस्तों, ये था इकबाल सिंह जी की केतु से शुक्र दशा में जो भी परिवर्तन हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी एक शुभ कर्म को अपने जीवन के साथ संलग्न जरूर करें, जिससे भगवान के सकारात्मक ऊर्जा या आशीर्वाद और समय समय पर आपकी विघ्न बाधाएं भगवान के आशीर्वाद से दूर भी होती रहें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।